Good morning, dear students. लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ा था। अभी एक नई क्वांटिटी हम लोग इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। डियर स्टूडेंट, फील्ड वर्ड जैसे ही हम लोगों के सामने आता है तो कई बार हमें मिसपरसेप्शन होता है कि फील्ड 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है। एग्जैक्टली इट्स ए 3 डायमेंशनल क्वांटिटी। स्पेस की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं। अब अगर कोई मेरे पास स्टेशनरी चार्ज है, इसके चारों तरफ किसी स्पेस की बात मैं करता हूं 3 डायमेंशनली, जिस स्पेस के अंदर कोई दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो मैं उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहूंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। देखिए यहां दो बातें हमें समझनी है, यूनिट भी दे रखा है और टेस्ट भी दे रखा है। तो मुझे यहां टेस्ट को एम्फेसाइज करना है। टेस्ट चार्ज इंडिकेट करता है एक ऐसा चार्ज जिसकी वैल्यू अपने आप में नियर अबाउट टू 0 है। एक्टिंग ऑन ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। अगर मैं यहां बात करता हूं फॉर्मूले की, तो E एज ए वेक्टर क्वांटिटी इक्वल्स टू लिमिट्स Q नॉट टेंड्स टू 0 फोर्स ओवर Q नॉट। एग्जैक्टली दैट इज फोर्स। Q नॉट क्या है? Q नॉट एक टेस्ट चार्ज है, एक छोटा चार्ज है। ऐसे कह सकते हैं कि इसका अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लिजिबल है, यानी इसकी वजह से कोई भी फील्ड या स्पेस इफेक्ट नहीं होता। अब मैं इसे बिल्कुल आसान वर्ड्स में कहना चाहूं, किसी भी चार्ज के चारों तरफ वो स्पेस जिसके अंदर कोई दूसरा टेस्ट चार्ज जिसकी वैल्यू नियर अबाउट टू 0 है, यानी छोटे से छोटा है, जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस फोर्स की वैल्यू को ही हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अ रीजन और स्पेस around the charge in which any other charge experiences some force। कितना होगा, हाउ मच, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्वांटिटी कितनी होगी, इसे हम लोग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के बेसिस पे। E इक्वल्स टू लिमिट्स Q नॉट टेंड्स टू 0 F ओवर Q नॉट। नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायमेंशंस के बारे में। तो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायमेंशंस हम यहां फॉर्मूले से फोर्स ओवर चार्ज से निकाल सकते हैं, दैट इज mLT माइनस 2, दैट इज फोर्स अपॉन चार्ज। चार्ज के लिए बात करूंगा तो एग्जैक्टली Q इक्वल्स टू होता है मेरा IT। अगर मैं फंडामेंटल्स में बात करता हूं तो Q मेरा फंडामेंटल नहीं है, इसलिए मुझे यहां AS इस तरीके से मेंशन करना होगा, और यहां डायमेंशंस हो जाएंगी mLT माइनस 2 ओवर AT। मैंने यहां रिप्रेजेंटेशन लिखा यूनिट्स का, और यहां मैंने डायमेंशंस डाली हैं, इन दोनों में ये अंतर है। अब अगर मैं इसे आगे प्लेस करता हूं तो दैट इज mL A minus 1 T minus 3. These are the dimensions for electrostatic field strength या electrostatic field। वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन वही होगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का होता है, मैंने यहां साइन इंडिकेट नहीं किया, यानी पॉजिटिव यानी रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की भी यहां पर होगी। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, आगे बात करेंगे हम लोग
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और फील्ड के बीच में रिलेशनशिप की बड़ी आसान सी रिलेशनशिप है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ नया हम लोगों ने यहां पे नहीं किया है। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन किया था तो E इक्वल्स टू F ओवर Q कहा था, और यहां से अगर मैं फोर्स को सेपरेट करता हूं तो E इंटू Q हो जाएगा। तो ये एक बड़ा नॉर्मल सा फॉर्मूला है। डायरेक्शन की बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन वही फील्ड की डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ चार्ज की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती। बट कीप इन माइंड, अगर गलती से कोई फोर्स कैलकुलेट करने में मुझे चार्ज नेगेटिव में मिलता है, मान लीजिए मुझे यहाँ चार्ज जो है वो नेगेटिव मिलता है, तो मैं इसे लिखूंगा F इक्वल्स टू E इंटू माइनस का Q, और ये माइनस का Q का जो साइन है ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं लेके आएगा, लेकिन जो लगने वाला फोर्स है उसकी डायरेक्शन पे फर्क लेके आएगा। मैं ब्रीफ कर देता हूं, छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां मेंशन कर देता हूं। मान लीजिए यहां मेरे पास कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन ये है। अब इसी फील्ड के अंदर मैंने प्लस Q चार्ज प्लेस किया, तो फोर्स की डायरेक्शन यानी इस प्लस Q चार्ज के ऊपर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन भी यही होगी जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की थी। अब इसके अपोजिट मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अपनी जगह पे काम कर रहा है, यहां माइनस Q चार्ज मैंने प्लेस कर दिया, इसके ऊपर अगर मैं फोर्स की बात करता हूं तो अब ये मेरे फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो ये बात मुझे यहां समझ में है। नॉर्मली हम लोग पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो फोर्स और फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है, लेकिन अगर हमारा चार्ज नेगेटिव है यानी किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर मैंने नेगेटिव चार्ज को प्लेस किया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में नो डाउट जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो अपोजिट हो जाएगी। दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू। एक देखो बड़ा मजेदार सा छोटे से फॉर्मूले के ऊपर ही क्वेश्चन हमने यहां डिजाइन किया है, बताया है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव। अब देखो किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को मैंने रिमूव किया तो क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बात मुझे तुरंत समझ लेनी चाहिए। फ्रॉम ए कॉइन ऑफ मास 1.6 ग्राम so that it may just float in an electric field of intensity 10 to power 9 Newton per coulomb directed upward। डायरेक्शन ना भी देता तब भी कुछ चीजें बड़ा अंडरस्टूड हैं, समझने की कोशिश करते हैं कैसे, डायग्राम बाद में शो करेंगे। देखिए कोई भी मैसिव बॉडी है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, जैसे मैं ग्रेविटेशनल फोर्स कहता हूं, mg से डिनोट करता हूं, वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लगेगा। अब अगर इसके ऊपर कोई दूसरा फोर्स काम नहीं कर रहा तो ऑब्वियस है ये गिरेगी नीचे की तरफ फॉल करेगी। मैं इसे फ्लोट कराना चाहता हूं, उसने वर्ड यूज किया है यहां पे क्या, फ्लोट। अगर मैं इसे फ्लोट कराना चाहता हूं तो ऑब्वियस है इस वेट mg के इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में मुझे कोई फोर्स अप्लाई करना होगा। अगर इस फोर्स का मैग्नीट्यूड इस वेट mg के बराबर हो जाएगा तो ये फ्लोट करता रहेगा। नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स m into g बिल्कुल क्लियर है, मेरे को मास यहां पे दे रखा है, दैट इज 1.6 ग्राम। तो ग्राम बोले तो 10 to power -3 किलोग्राम। SI सिस्टम में मेरे को तुरंत इसको चेंज कर देना चाहिए। g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो स्टूडेंट्स ये फोर्स तो मेरे को नीचे मिल गया। अब ऊपर की अगर मैं बात करता हूं तो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैंने पढ़ा है दैट इज Q into E। अब जरा देखो बहुत मजेदार सा कॉन्सेप्ट, मैंने बिल्कुल बिगिनिंग में बताया कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहा हूं तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा इसका मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जो कि मुझे चाहिए ऊपर की तरफ। बस अब तो कुछ रह ही नहीं गया, तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे Q into E की वैल्यू मिल जाए और मैं इसको m into g के बराबर प्लेस कर दूं तो इस बॉडी को मैं फ्लोट करा सकता हूं। E इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डायरेक्ट दे रखा है, SI सिस्टम में दे रखा है, न्यूटन पर कूलम में, बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट है। अभी हमने पढ़ा था E is equals to F by क्या, चार्ज Q। यूनिट्स डाल दें, फोर्स के लिए न्यूटन, सिंपल, चार्ज के लिए कूलम, न्यूटन बाय कूलम, मेरे को SI सिस्टम यहां से मिल गई।
ऊपर हम लोगों ने थोड़ी कॉम्प्लेक्स यानी फंडामेंटल्स में लाकर के यूनिट्स को बताया था, यहाँ एक हमें कॉमन लैंग्वेज की यूनिट मिली तो उसको दोबारा से डिस्क्राइब कर दिया। अब बात करते हैं कि V2 इक्वल्स टू mg की। तो बच्चों देखो mg तो मेरे पास क्लियर है, E मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है 10 टू पावर 9 है, लेकिन अब मेरे पास Q रहता है। Q क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से मैं पढ़ के आया हूँ, Q इक्वल्स टू m इनटू क्या रहता है, E रहता है। ध्यान रहे ये स्मॉल e है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसा उसने कहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो मुझे निकालना है, तो मैं इसको तो एज इट इज प्लेस करूंगा n, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 प्लेस करूंगा, तो मुझे यहां से n की वैल्यू मिल जाएगी। कमिंग पेज पे इसका सॉल्यूशन हमने दे रखा है। तो बच्चों जब भी मैं कोई क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूं तो मेरा पर्पस बिल्कुल क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं होता, आपके फंडामेंटल्स को क्लियर करना होता है। फंडामेंटल्स मैंने क्लियर किए, अब सॉल्यूशन अगर देखना है तो यहाँ इस पेज पे दे रखा है, सेम डायग्राम हमने यहाँ दे रखा है। बहुत सारी सिचुएशंस बन सकती हैं, मैं इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाता हूं। देखिए वेट तो मेरा नीचे लगेगा ही लगेगा, ये तो सबको क्लियर है, ठीक है। वो इस क्वेश्चन को उल्टा कर देता, वो कहता कितने इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी को दें, किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन आप दे रहे हो तो इसका मतलब उसके ऊपर अब नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और जब नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो नो डाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अगर मैंने ऊपर की तरफ अप्लाई कर रखा है और इसमें मैं नेगेटिव चार्ज को प्लेस करता हूं तो फोर्स की डायरेक्शन मेरी नीचे हो जाएगी। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जबकि दोनों फोर्स नीचे की तरफ लग रहे हैं, कभी भी ये फ्लोट नहीं करना करेगा। अगर मैं ऐसे फ्लोट कराना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नो डाउट इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वैल्यू को अब मुझे नीचे की तरफ ही लगाना होगा। अगर मेरा नीचे की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लग रहा है, इसके ऊपर मैं माइनस का चार्ज अप्लाई करता हूं, तो अब मेरा फोर्स जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा और इक्विलाइज होकर के ये फ्लोट की बात कर सकता है, या अब ये फ्लोट करेगा। तो बच्चों क्वेश्चन वही होते हैं, थोड़ा सा चेंज करता है, वही वर्ड चेंज करता है, ठीक से क्वेश्चंस में सारी चीजें चेंज हो जाती है। तो कीप इट माइंड, केयरफुली आपने क्वेश्चन को रीड करना है, उसी के बाद अपना आंसर देना है। क्वेश्चन हमने एक डिस्कस किया, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ऑल द थिंग्स आर देयर। आप एग्जाम में किस तरह से लिखेंगे वो सारी बातें यहाँ पे दे रखी हैं, आंसर भी दे रखा है। आई होप सो कि आप इसको अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करना चाहूंगा, अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिए जरा, इसमें भी आपका 11th का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, समझने की कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटर क्या होता है आप अभी मत इसके ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि कैपेसिटर हम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि दो पैरेलल प्लेट है, मेटलिक पैरेलल प्लेट है, जैसा कि यहां पे दे रखा है, ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, नीचे की प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहां सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होती है। तो ये जो डायरेक्शन दे रखी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की, वो यहां पे आपको दे रखी है। बहुत सारी चीजें क्वेश्चनों की थ्रू ही हम लोगों को पता लग जाती है, तो यहां से एक नई इंफॉर्मेशन हमें मिली। एज शोन इन फिगर, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन अ फील्ड सिमेट्रिकली बिटवीन। अब देखो यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर किया है। अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हम ये जो बात कर रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर कोई नेगेटिव चार्ज हमारा मूव करता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, यहां हमें क्लियर हो गया। उसने इलेक्ट्रॉन कहा है, मेरे को अपने आप से ये समझ लेना चाहिए कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और जब नेगेटिव चार्ज होगा तो ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि अब इसके ऊपर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होगी, यानी फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता जाता हूं वैसे वैसे मेरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती चली जानी चाहिए। आगे बढ़ता हूं मैं। सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर विद ए स्पीड ऑफ वी, यहां से या v नॉट, जो इनिशियल स्पीड है वो v नॉट है। द लेंथ ऑफ ईच प्लेट इज l, प्लेट की जो लेंथ है वो l दे रखी है हम लोगों को। फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज इट कम्स आउट द फील्ड, यानी जिस समय इन प्लेट से बाहर वो निकलेगा तो जो इनिशियल डायरेक्शन थी उस इनिशियल डायरेक्शन के साथ एंगल कितना बनाएगा, ये बात मुझे पता करनी है। देखो स्टूडेंट्स, बहुत बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट है, गागर में सागर है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप सब लोग जानते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो होते हैं
बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, हमेशा करने चाहिए हम लोगों को। अब देखो कितनी प्रीवियस नॉलेज इसमें चाहिए। नई नॉलेज तो एक छोटा सा फॉर्मूला हमारे पास में अभी पढ़ा है, F इक्वल्स टू Q इंटू E। एक छोटे से फॉर्मूले के बेसिस पे हमें ये क्वेश्चन करना था, लेकिन प्रीवियस नॉलेज बहुत सारी हमें चाहिए, क्या क्या चाहिए, कैसे चाहिए, वो समझिए। देखो स्टूडेंट्स, ये एंगल अगर मुझे निकालना है तो ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर और बेस दोनों चीजें मुझे चाहिए, तभी मैं निकाल सकता हूं। जब परपेंडिकुलर और बेस दोनों मुझे मिल जाएंगे तो मैं यहां से ऑब्वियसली tan थीटा के टर्म्स में अपना आंसर दे पाऊंगा। गेटिंग द कांसेप्ट और नॉट? हाइपोटेनस की कोई बच्चा बात करता है कि साइन में देगा या व्हाटएवर सो कॉस में देगा, तो वो थोड़ा गलत होगा, क्योंकि हाइपोटेनस हम लोग यहां आसानी से नहीं निकाल सकते। एक अलग बात है कुछ पैरामीटर्स और हो तो निकाल सकते हैं। लेट अस मूव। ओके, ये बात हमें यहां समझनी होगी कि जो एंगल यहां पे है वही एंगल यहां पे है, ऑलमोस्ट इसको मैं मानता हूं स्ट्रेट पाथ है। निकाल देते हैं, कैसे निकलेगा? ये जो डिस्प्लेसमेंट है वर्टिकल डायरेक्शन में, इसको सपोज मैंने y कह दिया, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है इसको सपोज मैंने x कह दिया। इस तरह से tan थीटा इक्वल्स टू y ओवर x हो जाएगा। गुड। अब y जो डिस्प्लेसमेंट है, नो डाउट मैं कैसे निकाल सकता हूं? मैं निकाल सकता हूं डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी एट y एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय टाइम ओवर वेलोसिटी एट x एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब टाइम दोनों केसेस में बिल्कुल सेम है, इसलिए टाइम तो मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी tan थीटा मेरा सीधे सीधे वेलोसिटी एट y एक्सिस और वेलोसिटी एट x एक्सिस से ही निकल के आ जाएगा। तो देखिए बच्चे, वेलोसिटी एट x एक्सिस जो है वो तो v नॉट ही रहेगा, क्योंकि ये मेरा यूनिफॉर्म मोशन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा। फोर्स की जो डायरेक्शन है वो वर्टिकल है, तो वर्टिकल डायरेक्शन वाला जो मोशन होगा वो मेरा एक्सेलरेटेड मोशन होगा, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला मोशन है वो मेरा कैसा रहेगा? यूनिफॉर्म मोशन रहेगा। तो देखो Vx में तो कुछ करना ही नहीं है, Vx को सीधे सीधे मेरे को v नॉट के बराबर दे रखा है, आई विल यूज इट। लेकिन हाँ Vy निकालना होगा, एक्सीलरेटेड मोशन है। एक्सीलरेटेड मोशन निकालते हैं तो देखो बच्चों, दो इक्वेशन मेरे को काम आती है, या तो Vy इक्वल्स टू uy प्लस ayt, या तो ये, या तो दूसरी मेरे पास इक्वेशन होती है क्या, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। गेटिंग द कांसेप्ट और नॉट? ये चीजें अगर मेरे पास यहां है तो मैं इजीली vy की वैल्यू निकाल सकता हूं। यहां सब कुछ मेरे पास में है या निकालना है, बस ये जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन मेरे पास में नहीं है। एक्सेलरेशन निकालना बड़ा आसान सा काम है। हमने फोर्स के लिए एक फॉर्मूला अभी पढ़ा Q इंटू E, दूसरा फॉर्मूला हम लोग m इंटू a पढ़ते चले आ रहे हैं बचपन से। यहां से एक्सेलरेशन जो मेरा कंप्यूट होगा वो QE ओवर m के बराबर होगा। बस जो मेरा Q था वो मिल गया, a की वैल्यू मैं यहां से कंप्यूट करूंगा और इसके अंदर डालूंगा, वहां से Vy निकालूंगा, और Vy को मैं ऊपर वाली इक्वेशन यूज करूं या नीचे वाली, जो uy है वो तो ऑब्वियसली जीरो है, बिकॉज़ ऑफ इनिशियली आपने इसको हॉरिजॉन्टल मोशन दिया है, वर्टिकल मोशन कोई नहीं दिया था, तो uy तो जीरो होगा। तो योर चॉइस कि आप इसको दोनों में से किसी भी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो थोड़ा सा और काम करेंगे, इसका सॉल्यूशन हमने यहां दे रखा है, जिसको जो नोट करना है नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिएगा वीडियो को। मैं अपना टाइम खराब नहीं करना चाहूंगा, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। गुड, चलिए, तो ये सारा का सारा रखा है। सीधे सीधे हमने कहा a इक्वल्स टू e ओवर m और टाइम इक्वल्स टू l बाई v नॉट। तो आपका मन है दोनों में से कोई भी वैल्यू यूज करके आप इसको निकाल सकते हैं। एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन हमने डाला हुआ है, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप इसको एक बार अपनी तरफ से हिट करेंगे, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, इसके बाद हम लोग इसको समझाएंगे या इंडिविजुअल टाइम लेकर के आप लोग इसको डिस्कस करेंगे। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देखो बच्चों, अब निश्चित रूप से जो हमने अभी पढ़ा था उसके बेसिस पे हमें काफी कुछ समझ में आ गया। यहां से देख लेता हूं, मान लीजिए मेरे पास ये कोई पॉइंट चार्ज है, इसको मैंने सोर्स चार्ज कहा है, इससे r डिस्प्लेसमेंट के आगे कोई भी एक पॉइंट है P, यहां पर मैं निकालना चाहता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो बड़ा सिंपल सा है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन
इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, यानी ये पॉइंट मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर ही होना चाहिए, बाहर नहीं, is the amount of force which is experienced by test charge. Experienced by test charge यानी Q naught tends to 0 again. तो बच्चों इस तरीके से इस डेफिनेशन के बेसिस पे ही मैं निकाल के दे सकता हूं E is equals to सीधे सीधे F upon Q naught मैंने लिखा, F की वैल्यू मुझे आती है स्मॉल k, दैट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। Q1 की जगह पे मैंने Q ले रखा है यहां वाला, और Q2 की जगह पे Q naught ले रखा है, अपॉन में R स्क्वायर ले रखा है। गेटिंग द कॉन्सेप्ट नॉट? अब ये डिवाइडेड बाई Q naught जो है मेरा यहाँ पे आएगा, Q naught से Q naught कैंसिल आउट हो जाएगा, इस तरीके से KQ ओवर R स्क्वायर, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। मैंने मैग्नीट्यूड यहाँ कंप्यूट किया है, वैल्यू बार-बार बोल रहा हूँ। व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? एक्जेक्टली द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड must be same as force experienced by positive charge। ये ध्यान रखना है, force experienced by तो ठीक है, लेकिन यहाँ positive charge भी लिखना है, यानी ये जो टेस्ट चार्ज है आपको हमेशा पॉजिटिव कंसीडरेशन में लेना है। यहाँ बच्चों के दिमाग में कई बार ऐसा आता है कि जब हम प्रोटॉन को सेपरेट नहीं कर सकते, न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकल सकता, तो हम कैसे पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे ले सकते हैं। हाँ बच्चों बिल्कुल ठीक बात है, आप पॉजिटिव चार्ज को प्रैक्टिकली यहां नहीं ले सकते, आप बहुत मुश्किलों से ले सकते हैं, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट में डायरेक्शन को सेव करने के लिए पॉजिटिव चार्ज कंसीडरेशन में लिया हुआ है, तो आपको पॉजिटिव चार्ज ही लेना है। गुड, तो इस तरीके से आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाली, किसी पॉइंट पे डायरेक्शन के बारे में पढ़ा। आगे हम लोग बढ़ना चाहेंगे, यहां से प्रोपोर्शनलिटी दे रखी है, तो प्रोपोर्शनलिटी स्टूडेंट्स हम लोगों ने कूलम्स लॉ में पढ़ ली थी। देखिए फॉर्मूले में मेरे को क्या मिल रहा है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर मिल रहा है। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूं यहाँ पे R और E के बीच में, तो ऑब्वियसली ये वाला ये ग्राफ इस तरीके से आएगा। ध्यान रहे बच्चों, ये ग्राफ ना तो E को कहीं टच करेगा और ना ही R को कहीं टच करेगा, ये बात जरूर ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये मल्टीपल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है, नथिंग टू न्यू अगेन स्टूडेंट्स। हम लोगों ने जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्स पढ़ा था, यानी किसी पॉइंट पे अगर मैं कई सारे फोर्सेस को निकालना चाहता हूं तो मुझे सारे फोर्सेस का वेक्टर सम लेना होता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर किसी पॉइंट पर मैं नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकालना चाहता हूं, जो कि अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी है, तो जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यहां प्रेजेंट हो सकते हैं उन सब का वेक्टर सम लूंगा, और वेक्टर सम लेने का बड़ा पुराना तरीका है। आप फर्स्ट वेक्टर के साथ सेकंड को ऐड करेंगे, रिजल्टेंट में थर्ड ऐड करेंगे, रिजल्टेंट में फोर्थ ऐड करेंगे, रिजल्टेंट में फिफ्थ ऐड करेंगे। वही प्रोसेस यहां पे समझा रखा है, जरा समझने की कोशिश करें। ये मैंने पहला वेक्टर लिया, ये दूसरा वेक्टर लिया, E1 प्लस E2 यहां आ गया। अब इस E1 प्लस E2 को इसके साथ मैंने ऐड किया, अगला आ गया, व्हाटएवर सो, इस तरीके से मेरे को रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, यहां इस डेरिवेशन में कुछ नहीं करना, आपने वेक्टर एडिशन को ही ध्यान से समझना है और ट्रायंगल लॉ को बार बार यूज करके अपना आंसर निकालना है। ज्यादा से ज्यादा 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का एडिशन आप लोगों से पूछा जा सकता है, 4 या 5 का वो कभी भी नहीं पूछता। जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है यहां देने की कोशिश की है, E इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3 या EM, यहां पे वैल्यू डाल दी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मानते हुए कि सारे के सारे में वैक्यूम है। ये Q1 अपॉन R1P स्क्वायर, ये पहले चार्ज की वजह से, दूसरे चार्ज की वजह से, तीसरे चार्ज की वजह से। डायरेक्शन देने के लिए हम लोगों ने यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट दे रखा है। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला है, आपसे कभी नहीं पूछा जाता, लेकिन रिप्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो नो डाउट न्यूमेरिकल वही ट्रायंगल लॉ को यूज करके करेंगे। देखो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, अगेन एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते ही पता लग जाता है क्वेश्चन कहां से है। तो स्टूडेंट मैं इस क्वेश्चन को आपको डिस्कस करना चाहूंगा। इसमें छोटी सी एक मैथमेटिकल ट्रिक है जिसको हमें समझने की कोशिश करनी होगी।
वो क्या कहता है। यहां भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं। देखिए 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 4 माइक्रोकूलम, ये पहला चार्ज प्लस का 4 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज 1 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज जो दे रखा है वो यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम दे रखा है। ध्यान रहे दोनों ही पॉजिटिव है, एक बात ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है ये माइक्रो है, यानी जो बिहेवियर में चार्ज मिलते हैं वो मेरे माइक्रो नैनो इसी तरह के मिलते हैं। कभी भी 1 कूलम 2 कूलम या 4 कूलम का चार्ज मुझे एनवायरनमेंट में प्रैक्टिकली नहीं मिलता। माइक्रो का मतलब क्या होता है सब जानते हैं, 10⁻⁻⁶ होता है। दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, सेपरेटेड बाय 2 मीटर इन एयर। इन दोनों के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, दैट इज व्हाट 2 मीटर। ये पूरी की पूरी यहां इसने दे रखी है, कितनी है 2 मीटर है। ठीक है, ए से और बी के बीच में टोटल कितनी है 2 मीटर और एयर है, इसका मतलब 1/4πε0 मुझे यूज करना होगा। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग चार्जेस एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। आपको वो पॉइंट निकालना है जहां पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या है 0। अब पहले हम ये समझें कि 0 है तो क्यों है और कहां है, ये हमें कैलकुलेशन करनी है। देखो स्टूडेंट, मैं अपनी तरफ से कोई भी पॉइंट पी लेता हूं जिसके ऊपर ये कहता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड E0। अब कहां है ये बात मुझे निकालनी होगी। ठीक है, गुड। E0 मेरा कब होगा मैं जरा समझता हूं। ये मेरा जो पॉजिटिव चार्ज है Q1, इसकी वजह से अवे फ्रॉम चार्ज ये वाला डायरेक्शन होगा। जो दूसरा ये वाला चार्ज है इसकी वजह से E2 मेरा ये वाला होगा इस चार्ज से अवे। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो किसी एक पॉइंट पे इनका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 0 मिलेगा। गेटिंग द कांसेप्ट ना? आगे बढ़ते हैं। कोई स्टूडेंट यहां पे सोच रहा होगा कि ये बीच में ही पॉइंट क्यों मिलेगा, आउटसाइड यहां क्यों नहीं मिल सकता या यहां क्यों नहीं मिल सकता। बच्चों, इसको करने के 2 तरीके हैं, मैं दोनों ही डिस्क्राइब करूंगा। अभी थोड़ा सा हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो टोटल डिस्टेंस है मेरी 2 मीटर। मैंने जो फर्स्ट चार्ज है 4 माइक्रोकूलम, उससे किसी डिस्टेंस x अपार्ट ये पॉइंट कंसीडर किया है। रिमेनिंग डिस्टेंस 2 - x मेरे पास बच गई। अब बस मैं क्या करूं, Q1 चार्ज की वजह से E1 का मैग्नीट्यूड और Q2 चार्ज की वजह से E2 का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के बराबर प्लेस कर दूं, तो मुझे इस अननोन वेरिएबल x की वैल्यू मिल जाएगी, जो मैंने कहां से कंसीडर की हुई है, पॉइंट A से, यानी Q1 चार्ज से कंसीडर की हुई है। सेम थिंग यहां मेंशन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2 हमने यहां पे लिया है। मैं आगे बढ़ता हूं। आगे भी ये ट्रिक की बात कर रहा था, वो यही मुझे समझनी होगी। वो ट्रिक क्या है जरा देखें। देखो स्टूडेंट्स, वैल्यू डाली स्मॉल के Q/x², स्मॉल के Q या Q2/2 - x²। अब अगर आपने इसको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश की तो निश्चित रूप से आप फंस जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, आसानी से आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बहुत बढ़िया तरीका होता है, आप इन दोनों ही साइड्स का स्क्वायर रूट ले लीजिए। स्क्वायर रूट लेने से पहले 1/4πε0 को अगर कैंसिल आउट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 10⁻⁻⁶ को कैंसिल आउट करना चाहते हैं इसको रूट से पहले तो वो भी कर सकते हैं। स्क्वायर रूट जैसे ही करेंगे तो आपका ये यहां पे x बचेगा और ये यहां पे 2 - x बचेगा। आंसर आपका ओरल निकल जाएगा। बस ध्यान ये रहे कि x जो था वो डिस्प्लेसमेंट था। कहां से आपने कंसीडर किया है, किसकी तरफ कंसीडर किया है, ये बात आपको लिखनी होगी। इसका तरीका सिंपल सा है, या तो आप मेंशन कर दीजिए फ्रॉम पॉइंट A टुवर्ड्स B, या तो ऐसे मेंशन कर दीजिए, या सीधे सीधे लिखिए x, द डायरेक्शन ऑफ x इज अकॉर्डिंग टू आवर डायग्राम। दोनों ही तरीकों से कोई भी तरीका आप लेकर के इसकी डायरेक्शन
दे सकते हैं। जब तक आप इसकी डायरेक्शन नहीं देंगे तो नो डाउट आपका आंसर इनकम्प्लीट होगा। हाँ स्टूडेंट्स, तो अब देखो इस क्वेश्चन में मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं और टास्क में मैं ज्यादा कुछ नहीं करता, बस एक वर्ड चेंज करता हूं और उस वर्ड को चेंज करते ही क्वेश्चन पर क्या फर्क पड़ेगा ये बात आपको देखनी है। समझ में आ जाएगी बहुत अच्छी बात, नहीं आएगी तो फिर मैं समझाऊंगा। टास्क ये है कि सिर्फ आपको यहां ये +1 माइक्रोकूलम की जगह पे -1 माइक्रोकूलम करना है, बस इतना सा काम करना है। प्लस की जगह पे माइनस का साइन करना है। अब देखिए क्वेश्चन पे क्या फर्क पड़ेगा और आंसर कैसे निकलेगा, कितना निकालेगा। दैट इज होमवर्क फॉर यू। ये काम आपको घर से करना है, नहीं होगा देन मैं तो हुई यहां पर, मैं तो कराई दूंगा, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। लेट अस मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट ये एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन हमने डाला हुआ है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगेन अगली क्लास में मेरे को तुरंत आकर के बताएंगे, अगर आपको कहीं कोई अनकंफर्ट फील होगा, वैसे तो हो जाना चाहिए। चलिए देन आफ्टर वी आर गोइंग टुवर्ड्स कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसे जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो स्टूडेंट, कूलम्स लॉ की सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये थी दैट वाज ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, यानी एक ऐसा चार्ज जो मेरा पॉइंट लाइक डायमेंशंस रखता है। लेकिन क्या यूनिवर्स में ऐसे चार्ज पॉसिबल हैं? क्या उन सारे चार्जेस की हेल्प से हम लोग सब कुछ पढ़ाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो अब कहीं ना कहीं मुझे एक डिफाइंड वे के चार्जिंग की बात करनी होगी, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करनी होगी। यूनिवर्स में 3 तरह की बॉडी मिलती हैं। सबसे पहली 3 डायमेंशनल बॉडी। 3 डायमेंशनल बॉडी में कोई एग्जांपल आप ले सकते हैं, इट मे बी क्यूबॉइड और क्यूब। दूसरी मिलती है 2 डायमेंशनल बॉडी जिसमें कोई सरफेस या प्लेट या एरिया कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। और तीसरी मिलती है मेरे को लीनियर बॉडी जिसमें सिर्फ लेंथ का कॉन्सेप्ट होता है, 1 डायमेंशनल। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मेरा 3 डायमेंशनल बॉडी के ऊपर भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल बॉडी के ऊपर भी हो सकता है, 3 डायमेंशनल बॉडी के ऊपर भी या 1 डायमेंशनल बॉडी के ऊपर भी हो सकता है। उसी चीज को समझने के लिए मैंने यहाँ पे कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है और कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा सहारा हम लोगों को यहाँ पे लेना है। कैसे लेना है? हम यूनिटी सिस्टम यहाँ पे यूज करेंगे, छोटे से वॉल्यूम में चार्ज dq कंसीडर करेंगे और उस चार्ज का इंटीग्रेशन करके ये मानते हुए कि इस पूरी बॉडी पे हर जगह पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम लोग निकाल देंगे। बस इतनी सी बात होगी, कुछ टर्मिनोलॉजी होंगी, उन टर्मिनोलॉजी को पढ़ेंगे और ये हमारा कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। ये यहाँ जो डेरिवेशन दे रखा है बस इतनी सी बात रखी है। फोर्स अब मेरा स्मॉल चार्ज की वजह से इसलिए मैंने df लिखा है, यहां मैंने स्मॉल चार्ज लिया है इसलिए dq लिखा है। अब इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया तो df का इंटीग्रेशन आ गया और ये मैंने रिप्रेजेंटेशन दे दिया। नया कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने स्मॉल चार्ज का इंटीग्रेशन करके उसको एक बड़े चार्ज में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। देन आफ्टर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, इस बात को मैं थोड़ा एलोबरेट करूंगा, इस पर थोड़ा ज्यादा टाइम लगाऊंगा, बाकी के फिर अपने आप से आसान हो जाएंगे। समझिए क्या है, इसको मैं कहता हूं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब तक आपने डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसमें मास अपॉन वॉल्यूम पढ़ा, लेकिन स्टूडेंट दैट इज मास डेंसिटी। और मास जब भी कोई बॉडी कंटेन करेगी तो वो 3 डायमेंशनल होगी, ऐसा हम मान के चलते हैं, इसलिए मास अपॉन वॉल्यूम सीधे मेंशन कर देते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास कोई बॉडी 2 डायमेंशनल है, 1 डायमेंशनल है, तो क्या उसकी डेंसिटी नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। मास के लिए हमने नहीं निकाली थी, लेकिन चार्ज के लिए निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे निकलेगी कल समझेंगे। सपोज ये मेरा कोई यहां पर वही 3 डायमेंशनल बॉडी, सपोज कोई ये क्या है, क्यूब है। अब इस क्यूब की जो टोटल वॉल्यूम है वो मैंने यहां पे v ले ली और टोटल चार्ज इसके ऊपर q ले लिया। अगर मैं नॉर्मल कंडीशन में लेता हूं q upon v, तो दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। q over v दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लेकिन अगर इसको मैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिखता हूं तो दैट इज स्मॉल चार्ज dq स्मॉल वॉल्यूम dv। वही चीज मैंने यहां पे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ली हुई है।
वॉल्यूम मैं स्फेरिकल बॉडी मान लेता हूं तो 4/3 पाई आर क्यूब डाल दिया। चार्ज के लिए यूनिट डाल दी कूलम और वॉल्यूम के लिए डाल दी पर मीटर क्यूब। इस तरीके से ये मेरा कॉन्सेप्ट आ गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। अब कोई स्टूडेंट कहता है इस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की हेल्प से टोटल चार्ज निकालो, तो मैं यहां लिखना चाहूंगा, देखो स्टूडेंट इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए dq इक्वल्स टू रो इनटू dv, इंटीग्रेशन करूंगा, dq का इंटीग्रेशन हो जाएगा q रो, और वॉल्यूम जैसी भी मेरी बॉडी है स्फेरिकल है तो मैं यहां पे 4/3 पाई आर क्यूब लिख दूंगा। मान लीजिए q वॉइड है तो एल बी एच लिख दूंगा, मान लीजिए q है तो एल क्यू लिख दूंगा। इट डिपेंड्स ऑन माय बॉडी। सिंपल। जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? जनरल फॉर्मूला हो गया q इज इक्वल्स टू रो इनटू v, दैट इज कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर थ्री डायमेंशनल बॉडी, या हम इसे कह सकते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देन आफ्टर बिल्कुल इसी तरीके से मेरा कॉन्सेप्ट मिलेगा किसका? सरफेस चार्ज का। तो देखिए सरफेस चार्ज का बड़ा आसान सा बड़ा बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है। जिस तरह से मैंने वहां पे रो लिया था वैसे ही मैं यहां सिग्मा लेता हूं। मान लीजिए मेरे पास में कोई टू डायमेंशनल बॉडी है, इसके ऊपर टोटल चार्ज क्यू है, स्मॉल जो यूनिट एरिया है उसमें मैंने कोई चार्ज ले लिया और उसको क्या कहा? dq। तो दैट इज dq इक्वल्स टू सिंपल सा व्हाट, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं इसकी। मैं इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूं, जैसे यहां पे क्या हुआ है तो मैं यहां पे लिखता हूं सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल्स टू टोटल चार्ज q ओवर टोटल सरफेस एरिया s। ये मेरा जनरल फॉर्म हो गई। डिफरेंशियल फॉर्म लिखता हूं दैट इज dq ओवर ds। मैंने यहां पे लिखने की कोशिश की सिग्मा इक्वल्स टू dq ओवर ds। ds मैंने यहां पे 4/r² लगा दिया। 4/r² ये मानते हुए लगा दिया कि ये मेरा अगेन कोई स्फेरिकल बॉडी थी और उसका सारा का सारा चार्ज उसके सरफेस पे था। मैं यहाँ l² लगा सकता हूँ, l इंटू b लगा सकता हूँ, जैसी भी बॉडी है वो मैं लगा सकता हूँ। एग्जैक्टली दिस यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इसमें कुछ कहना सुनना मेरे को है ही नहीं। द सेम थिंग फॉर वॉल्यूम। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूं तो मैं इसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कहता हूं, सॉरी दैट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओनली फॉर व्हाट? लीनियर बॉडीज, वन डायमेंशनल बॉडी। मान लीजिए मेरे पास में कोई लीनियर बॉडी है, इसके ऊपर टोटल चार्ज q है, लेंथ इसकी l है, तो यहां लैम्डा जिसको मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी कहता हूं दैट विल बी टर्म्ड एज q ओवर l। डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो dl ओवर dq ओवर dl, दैट इज द थिंग, dl ओवर dq ओवर dl। यूनिट्स की बात करूंगा तो कूलम पर मीटर, ये मेरा यहां पे यूनिट हो जाएगा। तो मैं अब किसी भी चार्ज को उसके वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में लिख सकता हूं। सेम डायग्राम स्टूडेंट्स यहां पे फिर हमने मेंशन किया हुआ है, जो अभी बना के दिखाया था वही सेम थिंग है। इसके बाद हम लोग बात करना चाहेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो यूनिवर्स में बहुत सारी बॉडी हैं, उन बहुत सारी बॉडीज को मैंने एक ही साथ कंसीडर कर लिया। मान लीजिए मैं जिस क्लासरूम के अंदर अभी हूं, जिसकी पढ़ाई मैं कर रहा हूं, वहीं पर देख लो तो वन डायमेंशनल बॉडी मैं कोई रॉड देख सकता हूं रूम के अंदर, उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा। टू डायमेंशनल बॉडी कोई सरफेस मान लीजिए रूम की वॉल है उसको देख सकता हूं। थ्री डायमेंशनल बॉडी सपोज मैंने टेबल ले ली या बुक ले ली, उसके ऊपर कोई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इन सब की वजह से जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा उसकी बात मैं करूं। ऑब्वियसली मान लीजिए मेरा ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो यहां से E निकालूंगा, यहां से E निकालूंगा, यहां से E निकालूंगा। मान लीजिए मैंने इसको EL कह दिया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको ES कह दिया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको मैंने EV कह दिया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो टोटल E जो होगा वो इन तीनों का वेक्टर सम होगा। मैंने वैल्यू डाल दी, क्या डाल दी? ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ओवर r², 4πε0 बाहर कॉमन ले रखा है, सिग्मा ओवर r², और यहां हम लोग बात करते हैं दैट इज लैम्डा ओवर व्हाटएवर सो
तो ये वैल्यूज मेरे को याद में रखनी है। अगेन न्यूमेरिकल मेरे को जनरली डिस्कस नहीं होता इस तरह के कॉन्सेप्ट पे, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि चार्ज हमेशा लीनियर नहीं होता, हमेशा सरफेस नहीं होता और हमेशा वॉल्यूम नहीं होता। मेरे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तीनों ही तरीके से कैसे भी हो सकता है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आगे की जो चीजें हैं उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बस आज